जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, अभी तक हमने 3 अध्याय कुल जो है कंप्लीट किए। किसके? तो भारतीय भूगोल के, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो अगर आप लोग इस वीडियो में नए नए हैं तो उन 3 अध्याय को पढ़कर जरूर आए, क्योंकि उन 3 अध्यायों से ही आपके दिमाग में, आपके मनस पटल में समझ विकसित होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्थिति एवं विस्तार, भौगोलिक विभाजन और साथ ही साथ भारत की जलवायु हमने पढ़ ली है। भारत की जलवायु को पहले पढ़ाने का कारण ये था कि हम जो है पहले वर्षा कर लेते हैं भारत में, उसके पश्चात जो है हम नदी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। तो आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम नदी अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं। जैसे हम भारत का नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, वैसे ही हम पढ़ेंगे साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र को। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आज के सत्र में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है नदी अपवाह तंत्र पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही साथ हर सत्र में आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है। लास्ट टाइम जो सकारात्मकता थी वही यहाँ दिखाई दे रही है। चिंतन चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। मेरे प्रिय साथियों, हमें हमेशा अपने आप को दिन भर में कुछ समय देना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन दिनचर्या में होने वाली सारी उन गतिविधियों का आकलन कर सकें, जिससे हम जो है किसी प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं या कुछ बेहतर कर रहे हैं तो उससे और बेहतर करने की क्षमता बनेगी, और साथ ही साथ अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उस त्रुटि को हम सुधार सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ये है हमारा सिलेबस जिसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अभी हम भारत के भूगोल में है, जिसमें हम चौथा जो हमारा कहा जा सकता है चैप्टर, वो है अपवाह तंत्र। उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जलवायु हमने 5वां वाला कर लिया है पहले। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे भारत में स्थित प्रमुख नदियों के बारे में। यहाँ आपको इस नक्शे में दिखाई दे रहा होगा सभी नदियों के बारे में, जो कि आपको एक जाल के समान दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जिससे कि हम बेसिक से सारी चीजें अच्छी तरह से अपने मनस पटल पर संजो सकें। तो आज हम मुख्य रूप से हिमालयी नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। पहला है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है गंगा नदी अपवाह तंत्र, और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज नहीं, आज हमारा स्पेसिफिक क्लास होगा पहली हिमालयी नदी, वो है सिंधु नदी अपवाह तंत्र। अब सिंधु नदी अपवाह तंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। मेरे प्रिय साथियों, हमेशा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका या किसी नदी का जो है, आपका नहीं, नदी का अगर कहेंगे कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो वहां से प्रश्न पूछा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, उससे प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ इसकी सहायक नदियों से प्रश्न पूछा जाता है। इसका मुहाना कहाँ है, ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। मतलब अगर आपका इंटरनेशनल नदी है, मतलब आपका अंतर्राष्ट्रीय नदी है, तो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से भारत से ये गुजरती है, किन किन देशों से होकर गुजरती है, इसकी लंबाई क्या है, इन सभी चीजों से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन वर्तमान में देखा जा सकता है कि प्रश्नों का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिसमें आपका प्रश्न पूछा गया था लास्ट टाइम कि सिंधु नदी की, आप लास्ट टाइम एग्जाम में मैंने देखा था कि सिंधु नदी की राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मतलब कि सीधे हाथ से आने वाली नदियां कौन सी है, मतलब राइट हैंड से कौन सी नदी जो है आती है, और आपका लेफ्ट विंग से कौन सी आती है, या लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है उसकी। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हमें अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर रखना है। और अगर आप इस क्लास में अभी पहली बार आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे प्रिय साथियों, आप लोग इस क्लास को मिस मत करिएगा। भले ही समय लेके इस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर इसको स्किप करेंगे तो सारी चीजें आपके दिमाग से गुजर जाएगी और आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। ठीक है, तो हम हिमालयी नदियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे।
तो यहाँ आपको 3 हिमालयी नदियाँ दिखाई दे रही हैं। पहले हम इसका अध्ययन कर लेते हैं, यहाँ से आप लोग को ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। पहला है सिंधु नदी अपवाह, दूसरा आपको ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह और तीसरा जो है गंगा नदी अपवाह तंत्र दिखाई दे रहा है। हिमालयी नदी क्यों कहा जा रहा है इसको? क्योंकि ये हिमालय से इनका ओरिजिन होता है, हिमालय से ये निकलती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी चीजों को हम पढ़ते जाएंगे। अब मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न याद रखना है कि जिस भी नदी अपवाह तंत्र को पढ़ रहे हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि वो आखिरकार कहाँ से निकलती है, या उसका ओरिजिन कहाँ है, या उसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो अगर हम सिंधु नदी की बात करें, अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील के सिंघी खाबन, ठीक है, सिंघी खाबन नाम की जगह से निकलती है, जिसे हम, ये सिंधी खाबन उस क्षेत्र में कहा जाता है और जिसे हम बोखारचू, बोखारचू ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। तो ये आपको 2 वर्ड याद रखना है। ठीक है, तो आपको मानसरोवर झील याद रखना है, सिंघी खाबन याद रखना है और बोखारचू ग्लेशियर याद रखना है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, कहा गया मानसरोवर झील, और कैलाश पर्वत भी याद रख लेना मेरे प्रिय साथियों। यहाँ पर आपको मानसरोवर झील मिलेगा, जहाँ से आपको यहाँ मिलेगा सिंघी खाबन या बोखारचू ग्लेशियर, और ये जो है इस प्रकार से निकल के भारत में प्रवेश करती है। और आप इस प्रकार से नक्शा बना सकते हैं भारत का। ठीक है, इस प्रकार से नक्शा बना सकते हैं अपने याद करने के योग्य, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है। ठीक, उसके बाद अगर ये भारत में यहाँ से प्रवेश करती है तो इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम मैंने बताया कि भारत में कहाँ से प्रवेश कर रही है और कहाँ से निकल रही है। मानसरोवर झील कहाँ है? तो चीन में ही, तिब्बत में ही। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो लद्दाख के, याद रखिएगा, लद्दाख के आपका दमचौक, क्या बोला मैंने, दमचौक नामक जगह से ये भारत में प्रवेश करती है। क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। मेरे प्रिय साथियों, मैं फिर से दोहराता हूँ, मैं बार बार दोहराता जाऊंगा, क्लास लंबी होगी लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत, सिंघी खाबन, बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है, और जो है भारत में जब ये प्रवेश करती है तो लद्दाख के दमचौक में ये प्रवेश करती है। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ी, इसकी सहायक नदियां इनसे मिली, और जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक इसको अनइवन बैंड मिलेगा। बैंड मिलेगा मतलब यहाँ पर एक मोड़ मिलेगा, जो कि गार्ज के नाम से जाना जाता है। गार्ज क्या होता है? गार्ज क्या होता है? तो मैं आप लोगों को गार्ज को समझाता हूँ। तो यहाँ एक गार्ज मिलेगा जिसे हम गिलगिट गार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, गिलगिट नदी से जहाँ पर इससे मिलती है वहां पर इससे गिलगिट गार्ज मिलता है। अब मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर दिया कि गार्ज क्या होता है। मेरे प्रिय साथियों, आपको मैंने पूर्ववर्ती नदियों के बारे में बताया था। जब मैं आप लोगों को फिजिकल डिवीजन बता रहा था तो उस समय पूर्ववर्ती नदी के बारे में बताया था, या इसे ही हम एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी, याद रखिएगा, पूर्ववर्ती नदी से तात्पर्य कि ऐसी नदियां जो किसी नए भूखंड के निर्माण के पहले से उसी स्थान में बह रही हो। मान के चलिए इस स्थान से ये बह रही है, ठीक है, और ये नया भूखंड का निर्माण हो रहा है, हिमालय बन रहा है। नया भूखंड मतलब हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराया। हमेशा आपको बताया मैं फिजिकल डिवीजन में, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो हिमालय नदी का निर्माण, हिमालय का निर्माण होता है। तो जब निर्माण हो रहा था, तो नए भूखंड का निर्माण हो रहा था, उसके बीच में ये नदी पहले से बह रही थी। क्यों बह रही थी? ये जो है नया भूखंड इधर से क्यों निर्मित नहीं हुआ? ये बीच वाले भाग में क्यों निर्मित नहीं हुआ? क्योंकि इस नदी का अगर हम कहें तो अपर्दन दर ज्यादा है। क्या है? अपर्दन, अपर्दन दर जो है, या इरोजन रेट जिसे कहा जा सकता है इंग्लिश में, वो क्या है? ज्यादा है। इस वजह से ये नया भूखंड बनता रहा, लेकिन यहाँ से अपरदित कर करके, इस क्षेत्र को अपरदित करके ये नदी वहीं से ही बह रही थी। और ये जो उठा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इशार सर आपको प्रॉमिस किए थे कि क्या होता है सर गार्ज, यही उठा हुआ भाग
गार्ज कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको गिलगिट गार्ज मिलेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते सहायक नदियों के साथ जब ये आपका कराची पाकिस्तान में, याद रखिएगा, आपका पाकिस्तान में, अरे यार ये बहुत बेकार लिखाता है, देखो एक लिख दूंगा तो बस, पाकिस्तान में कराची के पास, कराची कराची के पास ये अरब सागर में जाकर क्या हो जाता है, इसका मुहाना बनता है, या अरब सागर में जाके ये विलीन हो जाता है, अरब सागर में जाकर ये गिर जाता है। तो जैसे कि आपको बेसिक नॉलेज हो गया होगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल बोकार्चो ग्लेशियर से होता है, जो कि मानसरोवर झील में स्थित है। उस क्षेत्र में, तिब्बत वाले क्षेत्र में, इसको सिंगी खाबान के नाम से जाना जाता है, और उसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो शेर मुख कहा जाता है। ये भी आप याद रख लीजिएगा, जो कि कहाँ है, कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील में, ठीक है। यहाँ से निकलकर जब वो भारत में प्रवेश करता है तो लद्दाख के दमचौक में प्रवेश करता है। उसके बाद ये आगे जाएगा तो एक गार्ज बनाएगा जिसे हम गिलगिट गार्ज के नाम से जानते हैं। उसके बाद भारत से ये पाकिस्तान में गुजर जाता है। तो ये वाला क्षेत्र मैं आपको बताना भूल गया, जिसे हम क्या कहते हैं, जहाँ से ये पाकिस्तान में एंट्री करता है, इसको कहा जाता है चिलास। क्या कहा जाता है, चिलास। क्या कहा जाता है, चिलास, ठीक है। चिलास से ये प्रवेश करके पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान से ये आगे गुजर जाता है। अब ये प्रश्न आता है, सर आपने तो प्रवाह करके दिखा दिया नक्शे में, आपके पास स्मार्ट बोर्ड था। तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोग अपने कॉपी में एक बार बना लीजिए, आपके दिमाग में सिंधु नदी घूमते रहेगी, ठीक है। अगला, इसका प्रवाह क्षेत्र, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। तो सबसे पहले प्रवाह क्षेत्र जानने से पहले आपको इसकी लंबाई पता होनी चाहिए। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितना, 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की कुल लंबाई है। अब सिंधु नदी की कुल लंबाई जब आपको पता हो गया कि 180 किलोमीटर है, तो ये चीन में प्रवाह होती है। इसका क्षेत्र जो है भारत में भी आता है। कुछ नदियां अफगानिस्तान से आती है, तो अफगानिस्तान से इसमें आकर मिलती है। तो प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आया कि नहीं आया, आया ना, तो अफगानिस्तान से नदियां आती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या बोला मैंने, पाकिस्तान, पाकिस्तान भी इसका प्रवाह क्षेत्र है। अगर आप लोगों से और डेप्थ में प्रश्न पूछ लिया तो ये पूछ सकता है कि भारत में इसका कुल प्रवाह कितना है। यहाँ तो सब जगह लिखाया हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, कि भारत में इसका कुल प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह है तो 1114 किलोमीटर, ठीक है। और एकदम जान लो डीप में, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नदी अपवाह तंत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, इसको कंसिस्टेंट पढ़ते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो, तो अगर पूर्ववर्ती नदी कौन कौन सी है, तो सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र नदी है। अब आ जाते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। इसकी सहायक नदियों के बारे में जानें। मैं एक कोड बता रहा हूँ, उस कोड से ही इसको याद रखना। देखो, यहाँ देखो, SBR, यहाँ एक कॉलेज है जिसको कहा जाता है SBR कॉलेज, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और यहाँ मान के चलो CJI आ गए, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गए, तो आप क्या बोलोगे, SBR कॉलेज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गए, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो SBR CJI, ये जो है आपका साउथ है और ये है नॉर्थ। अगर मुख्य नदियों की बात करें जो भारत में मुख्य रूप से प्रवाह होती है, तो आपका सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और इंडस, मतलब आपका सिंधु नदी। तो आप इसे याद रख सकते हैं, इंडस की सहायक नदी SBRCJ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम इसकी सहायक नदियां हैं। क्लियर है, ये याद हो गया, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि सर ये सहायक नदियां तो है, लेकिन क्या राइट ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, या ये लेफ्ट तरफ से मिल रही है या राइट तरफ से मिल रही है। अगर मान के चलो, अगर मान के चलो यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है फलाना, ठीक है। क्या नाम है, फलाना। फलाना का मुंडी जो है, या सर जो है, या चेहरा जो है, वो है नदी के औंधे पड़ा है, मतलब कि नदी के अंदर है, ठीक है।
अब यहाँ से ये मान के चलो ऐसे बहता बहता आएगा, ठीक है, इसका पूंछ है, ऐसा मान लेना फलाना का पूंछ है करके, अवशेषी अंग निकल गया है इसका, तो इसका जो है राइट जो है ये होगा और लेफ्ट जो ये होगा, ठीक है। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देखोगे तो यहाँ से आप इसको फलाना को आगे बढ़ाना चालू करो तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जास्कर मिलेगा, SBR CJ मिलेगा, मतलब कि आपका सतलज व्यास रावी चिनाब झेलम मिलेगी। उसके बाद जो है आपका सोहन नदी मिलेगी, ये इसकी प्रमुख आपका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी नदियां हैं। अगर राइट की बात करें तो राइट जो है वो नुब्रा है, श्योक है, गिलगित है, स्वात है, काबुल है, कुर्रम है, कोसी है, गोमल है, कंदक है, बोझ है। तो ये प्रमुख नदियां हैं, इसको एक एक बार अगर देखोगे तो याद हो जाएगा आपको, प्रॉपर अगर नक्शा बना के पढ़ोगे तो मेरे प्रिय मित्र, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में आज हम चर्चा कर लेंगे। पहला दिखाई दे रहा है कि आपका सिंधु नदी, मैंने आपको सब चीज बता दिया कि इसकी जो है लंबाई है 2880 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद 1114 किलोमीटर जो है वो भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र है। मानसरोवर झील से बोखारचू ग्लेशियर के सिंगी खाबान या शेरमुख से निकलती है, कैलाश पर्वत के पास से, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ है ये लिख सकते हो, यह मुहाना हो जाएगा नहीं, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ है, मुहाना, इसका मुहाना जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो कराची के पास जो है, कराची के पास से जो है अरब सागर में जाके मिलेगी, ठीक है। इतना अपने को इसके बारे में चर्चा हमने कर ली, ठीक। आगे बढ़े। अब जो है ये मैंने गिलगित गार्ज के बारे में बता दिया लद्दाख में, और वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी जब पढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज मिलेगा अपने को, ठीक है। इसके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे आपका ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र में, क्लियर। अगर हम बात करें झेलम नदी, झेलम जो है इसकी सहायक नदी है, झेलम सिंधु की सहायक नदी है। यह वेरीनाग कश्मीर से, देखो बेटा, यहाँ पर आपको वेरीनाग झील मिलेगा और इसी वेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है और किशन गंगा इसमें आके मिलती है। ये किशन गंगा को याद रखना, जब हम रिवर प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे तो ये याद आएगा, जो याद रख किससे याद रखोगे, तो झेलम नदी किशन गंगा में आके, किशन गंगा जो है वो आपका झेलम नदी आके मिलती है। वैसे ही आपको कन्हर नदी मिलेगा, तो वेरीनाग झील से निकलता है झेलम नदी और आकर चिनाब नदी में मिल जाता है। मुख्य रूप से चिनाब नदी की ये सहायक नदी है, लेकिन हम इसको सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद वुलर झील में जो है ये प्रवाहित होती है। वुलर झील ठंडे पानी का जो है आपका झील है, कहाँ स्थित है, झीलों को जब हम पढ़ेंगे तो उस समय याद रखेंगे, इसलिए छोटा छोटा चीज मैं रखते जा रहा हूँ। वुलर झील मिलेगा आपको कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में, और वहां जाके जो है ये आपका चिनाब नदी के पास जो है मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इतना इसके लिए सही है। और अगर हम झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी का प्राचीन नाम प्रश्न के रूप में पूछता है, उसे भी आप याद रख लो। तो आपने हाइड स्पीच का युद्ध पढ़ा होगा, 300 आपका 26 BC में सिकंदर और पोरस का, जिसे हम वितस्ता का युद्ध के रूप में भी जानते हैं, वितस्ता, वितस्ता नदी भी कहा जाता है झेलम नदी को, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, क्लियर। उसके बाद चिनाब नदी की बात करें, अस्कनी या इसे ही इसकमती नदी कहते हैं, कहाँ से निकलेगा, तो चंद्रा और भागा के संगम में। ब्यास में आ जाओ, ये रहा सतलज, उसके बाद ये रोहतांग दर्रे के पास से जो है आपका, कहा गया भाई, सॉरी, बड़ा लाचला दर्रे के पास से चिनाब नदी निकल रहा है और ये चंद्रा और भागा नदी के सरिताओं से मिलने से बनता है, ठीक है। उसके बाद केलांग के निकट टंडी में मिलती है ये किससे, ये दोनों नदियां, और ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत में होते हुए आगे बढ़ती है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आप लोगों को याद रखना, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है, ठीक है। उसके बाद रावी नदी, रावी नदी की बात करें तो कुल्लू की पहाड़ियों से ये निकलती है रोहतांग दर्रे से, इस प्रकार से, और यह चिनाब की सहायक नदी है। चिनाब में आकर ये मिल जाती है रावी नदी, यहाँ आपको रावी नदी दिखाई दे रहा है, ठीक है। रावी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में बहती है। अगर हम बात करें मुख्य रूप से सिंधु नदी क्षेत्र धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में इसका विस्तार है, ठीक है। व्यास नदी की बात करें, ठीक है, व्यास नदी अभी हम रावी पढ़ा हमने, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यास नदी। व्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है व्यास नदी, ठीक है। रोहतांग दर्रे से ये निकलती है व्यास कुंड से और आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है।
ये यहाँ दिख रहा है आपको व्यास नदी। व्यास नदी जो है वो आके सतलज नदी में अपना मिल जाती है, ठीक है। और यही व्यास नदी और सतलज नदी के संगम में नदी प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको पंजाब के निकट हरिके बैराज। इस हरिके बैराज में जो है आपको यहाँ से निकाला गया है इंदिरा गांधी नहर, इंद्रावती बोल रहा हूँ मैं, इंदिरा गांधी नहर, जो कि क्या देता है, राजस्थान को आपका पानी प्रोवाइड करता है, जल प्रोवाइड करता है। सतलज नदी मानसरोवर से निकलती है, ये भी क्या है, पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। अरे हट लगता है, ये भी जो है राकस्थान से निकलती है और ये भी एक पूर्ववर्ती नदी है। और जो है ये पूर्ववर्ती नदी हिमालय को काटकर सिटकिल्ला से होकर यहाँ पर आपको एक सिटकिल्ला दर्रा मिलेगा, ठीक है। दर्रा मतलब क्या होता है, ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जो कि आपका पहले से बना हुआ है और उस क्षेत्र को आवागमन के रूप में या जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज किया जाता है। तो सिटकिल्ला दर्रा मिलेगा और भारत में यहाँ से प्रवेश करती है। अगर हम आप लोगों से प्रश्न पूछेगा कि सतलज नदी किस एरिया से जो है आपका भारत में प्रवेश करती है, तो सिटकिल्ला दर्रा याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है। तो चलो साथियों, अब जो है हम अपना प्रश्न कर लेते हैं, फटाफट रैपिड फायर प्रश्न चलने वाला है। झेलम नदी का उद्गम होता है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है, झेलम नदी निकलती है वेरीनाग जम्मू कश्मीर से, बताया था स्टार्ट में, उद्गम स्थल से प्रश्न पूछता है। झेलम नदी वेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती है, ठीक है। सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में विस्तृत है, तो बताया था कहाँ कहाँ से जाएगी, पहले भारत चीन में रहेगी, फिर भारत आएगी, फिर पाकिस्तान जाएगी, और कुछ नदी अपवाह तंत्र जो है वो अफगानिस्तान क्षेत्र में है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, सिंधु नदी के बारे में निम्न प्रश्नों पर विचार करें, इसमें पुट पर सही उत्तर दीजिए, मतलब पुट पे आधारित प्रश्न है। चलिए देखें, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है, सिंगे खवान से होता है, बोकार्चू ग्लेशियर से होता है और आपका कैलाश पर्वत वाला क्षेत्र है, निकट तिब्बत से चीन से होता है, बिल्कुल सही है। सिंधी नदी बोल रहा हूँ भाई, सिंधु नदी भारत में 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, राज्य में नहीं होती है, केंद्र शासित प्रदेश में होती है, लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर में, तो इसका आंसर हम नहीं लेंगे। सिंधु नदी भारत में सिंधु घाट से प्रवेश करती है, नहीं, सिंधु घाट से कहाँ प्रवेश करती है, जब सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है तो दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है, जो कि कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है। और आपका हमें ये याद रखना है, तो केवल एक कथन सही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, केवल एक सही है, मतलब एक जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आपको आंसर लगाना है इसका, ठीक है। तो अपने स्वेच्छा के अनुसार समझ विकसित करके, इसलिए बोलता हूँ नक्शे में जो है सारी चीजों को बना बना के पढ़ो, ठीक। आगे बढ़े, हिमालय से सिंधु नदी उदाहरण है, हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण किसकी है, तो एंटीसीडेंट, किसकी, एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, ये गलत होगा, इसको काट लेना, यहाँ पर एंटीसीडेंट रिवर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, भारत में स्थित पंजाब की 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है, मेरे प्रिय साथियों, इसको समझना जरूरी है। इस प्रकार कि मान के चलिए यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है, इसको सिंधी खाबन बोलो, शेरमुख बोलो, बोकार्चू ग्लेशियर बोलो, जो भी बोलना है वो बोलो, और जाके गिर जाएगी कहाँ, तो कराची के निकट में अरब सागर में जाके ये जो है विसर्जित हो जाएगी। इसकी सहायक नदी मैंने बताई क्या, तो SBR CJI मतलब सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है, इसकी सहायक नदी है। और ये जब सहायक नदी एक जगह स्थान में मिल रही है, नक्शा निकालो, तो इस क्षेत्र को हम पंचनद कहते हैं, पंचनद नदी कहते हैं इसको, ठीक है। ये जब एक जगह जहां पर मिल जाएगी, और ये पाकिस्तान के कहां पर मिलेगी, तो पाकिस्तान के मिठान कोट में आके ये मिलती है एक दूसरे से। तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोग के लिए जरूरी था, 5 नद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, झेलम है, रावी है, व्यास है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती नदी कहाँ है, गुजरात में है, इसी के तट पे क्या बना था, इसी के तट पे जो है गांधी जी का आश्रम साबरमती आश्रम बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है वह है झेलम, श्योक, कोसी, चिनाब नदी। तो कोसी नदी तो गंगा की सहायक नदी है, और ये कोसी नदी को शोकी नदी कहा जाना चाहिए, क्योंकि बिहार का शोक है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, ऑप्शन ए काबुल, बी कुर्रम, सी चिनाब, डी झेलम। बताओ, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चीनाब, क्या नाम है, ची और ना और ब, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आपने कौन बने करोड़पति जीत लिया, ठीक। आगे बढ़े, अभी चल रहा है कौन बने करोड़पति, कौन कौन देखता है बताना कमेंट बॉक्स में।
निम्नलिखित में से किस नदी को चंद्रभंगा भागा की भी कहा जाता है? अरे जी, चंद्रा और भागा के संगम में कौन सी नदी बनती है? तो चिनाब नदी। चिनाब नदी को क्या कहा जाता है? तो चिनाब नदी को कहा जाता है चंद्रभागा नदी। ठीक है, चंद्रा और भागा के संगम से बनती है चिनाब नदी। ठीक है, चलो फटाक से बताओ चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अभी तक याद कर लिए होगे तो। निम्नलिखित में से किस नदी को चंद्रभागा नदी कहा जाता है? 25 बार आएगा क्या? भारत के पंचनद झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज में से किसका उद्गम भारत के बाहर होता है? भारत के बाहर से आती है सतलज, सिक्किला दर्रे से होते हुए सतलज नदी सिक्किला दर्रा से प्रवेश करती है भारत में। आई एम कमिंग। ठीक है, चले आगे बढ़े। भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस बार सिंधु जल संधि हुई थी? भारत के प्रधानमंत्री श्री आपका जवाहरलाल नेहरू जी और अयूब खान पाकिस्तान के, तो विश्व बैंक के साथ समझौता किए थे। आपका सिंधु जल समझौता 80-20 का रेशो था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा? सिंधु नदी के नाम पर इंडिया पड़ा है। ठीक है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? बताया था 2880 किलोमीटर। कितना? 2880 किलोमीटर। भारत में 1114 किलोमीटर भागती है ये। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, निम्नलिखित में से किस दो, ये क्या होता है? दो होगा। दो नदियों का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। तो रावी और व्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास से होता है इन दोनों का उद्गम। ठीक है, आपको पता होगा कि रावी और व्यास। देखो नक्शा निकालो, सब पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, सतलज नदी भारत में किस राज्य के और किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो मैं इसका आंसर क्यों बताऊं? इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप करंट अफेयर सेशन नहीं देख रहे हो तो डेली करंट अफेयर अपडेट कराया जा रहा है आपको सवेरे 6 बजे और शाम आपका 8 बजे प्रातः छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, तो उसको भी ज्वाइन करिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।